आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। देश में एक बार फिर हलाल शब्द को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार हलाल प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, इस बार बात हो रही है हलाल सोसाइटी की, हलाल घरों की। जी हाँ, हलाल सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है, हलाल पहनने ओढ़ने से लेकर घरों में रहने तक अब फैल गया है। और केरल में इसकी शुरुआत होती है कि हलाल घर मुस्लिम समुदायों के लिए बनाए जा रहे हैं और ये फैलते फैलते ये बात महाराष्ट्र तक पहुंच जाती है, क्योंकि कुछ एड और कुछ बिल्डरों के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया जा रहा है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि हलाल सोसाइटी बनाई जा रही है और उसमें तमाम सुविधाएं मुस्लिमों को दी जा रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हलाल सोसाइटी, हलाल हाउसिंग आखिर है क्या, जिसको लेकर महाराष्ट्र में नया विवाद शुरू हो गया है और क्यों इसे देश को बांटने वाला कहा जा रहा है? मैंने कुछ विज्ञापन देखे हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि ये हलाल टाउनशिप है, जहां ये शरीयत के अनुसार सारा कुछ सुविधाएं हैं या फिर शरीयत के अनुसार ये चल रहा है, चलेगा। ये वादा किया गया है ये ग्राहकों के साथ। अब इस देश में तो भारतीय कानून लागू है, अब शरीयत कानून के अनुसार अगर टाउनशिप्स चलेंगे तो फिर जवाब तो सरकार को देना है या उस बिल्डर को देना है। मैं देख रहा था कि ये हलाल सर्टिफाइड चीजें हैं क्या। सबसे पहले आजादी के समय इस तरह हलाल सर्टिफिकेशन नाम का कोई चीज नहीं था। हाँ, हलाल मीट, झटका मीट, ये सब चला करता था। फिर पहली बार ये आया कि हलाल सर्टिफाइड करेंगे 73 में, कि भाई वो सिर्फ मांसाहार प्रोडक्ट तक था कि भाई किस तरीके से ये मांसाहार काटा गया है ये बताने के लिए हलाल सर्टिफिकेट किया गया। फिर ये फूड आइटम्स तक ये फैलता गया कि दूसरे फूड आइटम्स भी हलाल सर्टिफाइड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। पता है आज हलाल फूड आइटम्स का व्यापार कितना का है? कितने का है ये कारोबार? कितने का? हलाल फूड आइटम सिर्फ 60,000 करोड़। तो फिर आया कि नहीं, सिर्फ फूड आइटम से काम नहीं चलेगा। उसके बाद 1993 में ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए। 1993 तो बहुत पुराना नहीं है। उससे पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स हलाल या गैर हलाल नहीं हुआ करते थे। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। गोरा बनाएंगे तो फेयर एंड लवली गोरा बनाएगा, उसमें हलाल सर्टिफाइड करना या न करना कोई फर्क नहीं। लेकिन फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हुआ इस देश में, और वो कितने का मार्केट है पता है आपको? 70,000 करोड़ का। तो उसमें फर्क उसके बाद चलेगा कि ये हलाल है या नहीं है, किसे इस्तेमाल करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, और इसमें सरकार का कोई रोल है क्या? नहीं, क्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। उसमें क्या होता है पता है कि जमीयत उलेमाए काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा शुरुआत किया गया कि कई प्रोडक्ट्स को हम हलाल सर्टिफाइड करेंगे। और हलाल सर्टिफाइड कैसे करते थे पता है? जब फूड प्रोडक्ट्स आते थे तो एक लैब में टेस्ट करते थे कि उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो मुसलमानों के लिए अपनाने योग्य ना हो। तो अगर उस तरह का नहीं है तो वो हलाल सर्टिफाइड कर देते। ये फूड प्रोडक्ट्स में। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस तरह की बात शुरू में आई कि चलिए हमने इसलिए इसको इंक्लूड किया कि कहीं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सुअर की चर्बी वगैरह तो नहीं मिली है। इस तरह की शिकायतें आ रही है यूरोप वगैरह से जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आता है तब। अब फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जितने आइटम्स है, जैसे आप अगर कोई भी चीज लेते हैं, जैसे नूडल्स से लेके खाने का कोई प्रोडक्ट्स, वेफर्स, ये उसके बाद जो जितने ब्यूटी क्रीम्स हैं, और अब तो नौबत यह कि अभी 2004-5 से यह सिलसिला शुरू हुआ कि घर हलाल सर्टिफाइड हो गए। अब घर कौन चाट के देखता है मुझे नहीं पता कि उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसा तो नहीं है कि उसे हलाल। अरे सीमेंट हाँ। घर तो सीमेंट, ईंट, सरिया यही सब का बनता है। लेकिन हलाल सर्टिफाइड घर सबसे पहले केरला में बने। वो इसलिए कि जब फूड आइटम्स का कारोबार 60,000 करोड़ का हो सकता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कारोबार 70,000 करोड़ का हो सकता है, हलाल कारोबार, तो फिर जब हम रियल एस्टेट में उतरेंगे तो और फायदा होगा, बिल्डिंगें बनेंगी, बिकेंगी। तो इन्होंने क्या किया कि हलाल सर्टिफाइड हाउसेज बेचने शुरू किए। सबसे पहले कोच्चि में आया था, केरला के कोच्चि में, कि ये हलाल सर्टिफाइड घर है। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। और क्या सिर्फ एक धर्म के लिए घर है, इसमें दूसरे किसी और धर्म के शख्स को एंट्री नहीं हो सकती?
नहीं नहीं, वो दूसरे को नहीं बेचते। घर में क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि घर में तो खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं, फर्श होते हैं, छत होते हैं। लेकिन ये हलाल सर्टिफाइड घर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को बेचे जाएंगे। उसके बाद ये फैलता गया, कोच्चि में से ये सबसे पहले शुरू हुआ, उसके बाद केरला के अलग अलग शहरों में। अब ये आप देश के कई बड़े राज्यों में आप देखिएगा हलाल टाउनशिप्स बनने लगे, हलाल सर्टिफाइड टाउनशिप्स। और हलाल सर्टिफाइड टाउनशिप्स के बाकायदा विज्ञापन निकलते हैं इस तरह से कि इसमें अपने विचार के लोगों को रहेंगे सब। अपने विचार के लोग मुझे नहीं पता, आई थिंक इस्लामिक विचार के बारे में वो बोलते होंगे। उसके बाद उसमें यह है कि ये शरिया लॉ के अनुसार यहां सब रहन सहन होगा। मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि कौन किसको मकान बेचता है, कौन किस में रहता है। मेरा ऑब्जेक्शन यह है कि शरिया लॉ के अंदर अगर टाउनशिप्स बसने लगे तो कल इस बात की क्या गारंटी है कि शहर नहीं बसाए जाएंगे। कोई बिल्डर ले लेगा एक बड़ा एरिया, एक राज्य में सरकार I don't know. तो शरिया कैसे लागू हो सकता है फिर वहां एक सोसाइटी नहीं, वहां शरिया के अनुसार होगा। वो टाउनशिप्स में, सोसाइटी भी नहीं। सोसाइटी तो चलिए एक बिल्डिंग हो गई, टावर हो गया, इस तरह हो गया। टाउनशिप्स, पंकज जी, अगर किसी सोसाइटी का निर्माण किया जाता है या कुछ भी फ्लैट बनाए जाते हैं तो सरकार की परमिशन या अथॉरिटी की परमिशन तो लेनी पड़ती है, तो फिर वहां भी तो बताना होगा। ये बिल्कुल, इसीलिए तो सरकार पे ये सवाल उठा रहे हैं। हाँ। कि सरकार कैसे इजाजत दे रही है इस बात की। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये हलाल सर्टिफिकेशन का जितना कारोबार है, जितना, मैं एक अभी अल जजीरा की रिपोर्ट देख रहा था, दुनिया भर में ये हलाल सर्टिफिकेशन का कारोबार शुरू हुआ 90 के दशक के बाद से, जब अरब में मिलिटेंट इस्लाम वगैरह आया ना, जब अलकायदा ISIS बनने शुरू हो गए, उससे पहले इन सब चीजों को कोई इतना नहीं ध्यान देता। तो वो जब शुरू हुआ तो पता है दुनिया में कितने का ये व्यापार है? 70 खरब अमेरिकी डॉलर। अच्छा, 70 खरब, अरब नहीं खरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार है। अब होता क्या है, ये क्यों खतरनाक है मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। जितने आतंकी संगठनों की फंडिंग है उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये हलाल सर्टिफिकेशन के कारोबार से आता है। अच्छा। मैं भारत का एग्जांपल देखिए आपको समझा रहा हूं कैसे। जैसे जितने प्रोडक्ट्स हैं, इवन बाबा रामदेव का प्रोडक्ट्स जो वो बनाते हैं ना, उन सबको हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है अगर उन्हें व्यापार करना है तो। एक प्रोडक्ट पे पता है ये कितना चार्ज करते हैं? वो कोई सरकारी एजेंसी नहीं, वो FSSAI और वो सब जो करते हैं वो सब नहीं, उसके अलावा एक प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन के लिए ये, हाँ नहीं, वो 25,000 रुपए में आप आइए, कम से कम 25,000 रुपए लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपए लगते हैं। और ये 1 साल के लिए होता है। वो अलग अलग है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया है, अलग अलग देशों में कुछ मौलानाओं को बैठा के रखा है, अलग अलग शहरों में, वो तय करते। वो एक्सपर्ट नहीं होते उस प्रोडक्ट का, वो उनको कुछ नहीं पता इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, कैसे बनता है, बस क्योंकि उनको बैठा दिया है कि मौलाना साहब आप हलाल सर्टिफिकेशन देंगे, जमायत उलेमा काउंसिल ऑफ इंडिया ने। अब वो क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी गया, मौलाना साहब हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के अनुसार 25,000 से 60,000 लेते हैं, 1 साल का सर्टिफिकेट देते हैं। अगर आप रिन्यू कराइएगा तो 5,000 कम कर देते हैं, क्योंकि आपने पहले से करा के रखा है। ये पैसे कितने हो जाते हैं पता है इस देश में? इस देश में सालाना कितनी आमदनी हो जाती है उनको, मौलाना साहब को पता है इन सब चीजों से? 2 लाख करोड़। अच्छा। और 2 लाख करोड़ की आमदनी का वो करते क्या है पैसे का? क्या करते हैं? तो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। ये सब हलाल सर्टिफिकेशन से जो पैसे आया, मैं अभी आज के आंकड़े देख रहा था, 193 टेररिस्ट आतंकवादी छुड़ाने के लिए केस लड़ा गया। हाँ। 193 आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए केस लड़ा गया उस पैसे से, और उनको छुड़वाया गया, जिससे मैं अहमदा बम ब्लास्ट भारत के। अच्छा। भारत में जो पैसे हलाल सर्टिफिकेशन से गए, जमात उलेमाए काउंसिल ऑफ इंडिया, उस जमात ने क्या किया, उस पैसे से वकील हायर किए महंगे महंगे, और आतंकी हमलों के जितने भी आरोपी थे उन सबको छुड़वाया महंगे वकीलों के जरिए। 193। क्यों एक्शन नहीं लेती ऐसे मामलों में, जब पता है वो तो देश के लिए खतरा है ना? अब आगे मैं बता रहा हूं, एक एक करके आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 से इसे बैन करके रखा है। कहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो कि खाने की चीजें हो, जो एक्सपोर्ट के लिए, जैसे कोई देश ऐसा होता है सिर्फ हलाल सर्टिफाइड चीजें एक्सेप्ट करता है, उसको छोड़ के बाकी घर, मकान,
रोड, ये सब हलाल सर्टिफाइड किया ना तो मार के लाल कर देंगे। ये सब साफ साफ उत्तर प्रदेश में मना है। और मैं बता रहा हूं, ये एक तो आतंकवादियों के, आतंकियों को ये, दूसरा आपके हलाल का, ये सबके लिए जरूरी है, हिंदू मुसलमान कोई भी कारोबारी। बाबा रामदेव खुद देते हैं हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा और हर साल रिन्यू भी करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, पूछिएगा कभी उनसे। कोई भी कारोबारी हो उसको हलाल सर्टिफिकेशन लेने होते हैं, ये टैक्स देना होता है, जजिया टैक्स उनको हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे। अब वो क्या करते हैं, एक तो मैंने बताया कि आतंकवादियों को रिहा, दूसरा इस तरह एक हिस्सा जा रहा है विदेश। मैंने बात किया ना कि अरब देशों में, ये सच है कि अरब देशों का पैसा यहां आता है पेट्रो डॉलर्स में रिलीजियस वर्क के लिए, लेकिन यहां से भी पैसे जाते हैं। वो कहां तक पैसे पहुंच रहे हैं पता है? ISIS, अल कायदा, इस्लाम, हमास के लिए। ये भारत में, मतलब कि भारतीयों का पैसा सर्टिफिकेशन के नाम पे ये जा रहा है। और बहुत सारे काम करते हैं जिसमें से कुछ अच्छे काम भी हैं, जैसे मस्जिदें बनवाना, मदरसे चलाना, ये सब हैं। लेकिन ये सिर्फ 1/3 हिस्सा खर्च है, 4/1/4 कहिए, बाकी 3 हिस्से कहां जा रहे हैं किसी को नहीं पता। और इसमें से बहुत सारे आरोप लगते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आ रहा है ना, उनके रहने खाने का इंतजाम भी यही पैसे से हो रहा है। 25% ज़कात में देना होता है, जितने भी हलाल सर्टिफाइड है ना, जितना भी है, जो पैसा दिया है किसी व्यापारी ने, उसको अपनी आमदनी का 25% ज़कात, मतलब परमार्थ के काम में, मतलब कि समाज की भलाई के लिए देना होता है। वो तो जरूरी है, पैसा कहां यूटिलाइज हो रहा है? कमा रहे हैं तो उसका कुछ परसेंटेज या कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा ज़कात के रूप में। नहीं, लेकिन उस पैसे का होता क्या है, इस बात को कौन देखने, वो भी तो इस्लाम के लोगों को ही देखना चाहिए ना। बिल्कुल देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए कि उस पैसे का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। आपने शबनम अपने कमाई का 1/4 हिस्सा दिया कि किसी गरीब के काम आ जाए, किसी गरीब को खाना मिल जाए, किसी बच्चे को पढ़ाई मिल जाए, इस बात के लिए दिया। बाद में अगर पता चले आपको कि आपका पैसा AK-47 खरीदने के लिए दिया गया और मुंबई में बम ब्लास्ट के लिए दिया गया, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा, खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? एग्जैक्टली। लेकिन ये हो रहा है। नहीं तो आप पसंद करेंगे कि आतंकी का जिस पे आरोप लगा हो उसको छुड़ाने के लिए आपका पैसा लगे, आपके पैसे से वकील हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कारोबार इस देश में पैरेलल इकोनॉमी बन गया। जब ऑलरेडी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं खाने की क्वालिटी चेक करने के लिए, 2-2, 3-3 एजेंसियां, स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है, तो ये खाने की क्वालिटी तो चलिए फिर भी समझ में आता है। ये हलाल बेडशीट क्या होता है? मैं अभी देख रहा था हलाल स्टॉक मार्केट में जो हलाल, मतलब कि ये स्टॉक्स जो इस कंपनी के स्टॉक हलाल हैं, वो क्या होता है मुझे नहीं समझ में आया। हलाल टाउनशिप्स, हलाल घर, हलाल चप्पल, माने चप्पल को क्या चबा के देखना है? क्या है वो? इसीलिए तो विरोध शुरू हो गया है। मतलब बहुत, देखिए ये अभी भारत के लोग जागरूक हैं नहीं। और ये मैं सिर्फ बात मुसलमानों की नहीं कर रहा हूं, जैसे कि आपने कहा कि हम 25% देते हैं, जितना हिंदू है वो सब उस हलाल में पेमेंट कर रहा है। जैसे कि आप आटा खरीद के लाएं, आटा तो गेहूं का बनता है, लेकिन कभी आटे के पैकेट के पीछे देखिएगा वो हलाल सर्टिफाइड लिखा होगा, उसके पैसे लगते हैं, हर कोई टैक्स एक देना पड़ता है। और सोचिए अगर हर आदमी हर प्रोडक्ट पे हलाल सर्टिफाइड पे वो टैक्स दे रहा है तो कितना कलेक्ट होकर कहां जा रहा है? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ दे रहा है, सबको दे रहा है। लेकिन पंकज जी ये भी तो सवाल उठा रहे हैं, वो तमाम विरोध बीजेपी नेताओं की तरफ से भी हो रहे हैं, कुछ राजनीतिक वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये देश को बांटने की एक साजिश शुरू हो गई है, एक गैंग है जो बाकायदा ये सोसाइटी बनाकर एक पक्ष को बिल्कुल अलग करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं, दुर्गादास सोसाइटी का नाम सुना था आपने कभी? दुर्गादास सोसाइटी, ये लाहौर में बना था 1934 में। एक बहुत बड़े व्यापारी थे, हिंदू व्यापारी, वो कोल का काम करते थे, कोयले का। उन्होंने लाहौर के बीचों बीच एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम दुर्गादास सोसाइटी है। और वो सोसाइटी कितने साल चली पता है? उस वक्त 7 करोड़ में बने थे, उस वक्त 1934 में। वो सिर्फ 10 साल चली। दुर्गादास सोसाइटी में रहने वाले सारे लोगों को पाकिस्तान बनने के बाद भगा दिया गया,
उसमें से कुछ महाराष्ट्र में आए हैं और कुछ देश के अलग अलग शहरों में, दिल्ली वगैरह साइड में चले गए। उसी तरह कश्मीर में 6 लाख हिंदुओं को भगाया गया। कितने दिनों में? 3 महीने में। अंतिम 3 दिन भले ही ज्यादा था, लेकिन 3 महीने में भगाया गया। इस देश में अलग टाउनशिप्स अगर बनेंगे जो कि शरीयत के अनुसार चलेंगे, तो शरीयत लॉ क्या है, मैं चाहता हूं कि इस देश में हर सेक्टर वो पढ़े कि शरीयत लॉ के अनुसार क्या होता है, और तब पता चलेगा कि क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ कोई अपराध करता है, कोई भी भ्रष्टाचार करता है, तो उस पर नहीं, हाथ नहीं डाल ये सबके लिए नहीं कर पाएगी वहां। नहीं, वहां बड़े वो होशियार हैं जी। जो अगर आप क्राइम करेंगे तो वो शरीयत लॉ के अनुसार नहीं होगा। शरीयत लॉ तो कहता है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, तो नहीं, वो सब नहीं होगा। क्रिमिनल नहीं लागू होंगे, तो फिर वो सिर्फ सिविल लागू होंगे। जैसे बच्चों का रेप कर सकते हैं, कम उम्र की लड़कियों से शादी कर सकते हैं, 4-5 पत्नियां रख सकते हैं, ये सब सिर्फ होगा अय्याशी के लिए। चोरी चकारी मर्डर ये सब में शरीयत नहीं लागू होगा। ना, ये सब गलत मत समझिएगा। नहीं, जो मैं सऊदी वाला कानून अगर इस सोसाइटी में जो सोसाइटी को लेकर, हलाल सोसाइटी को लेकर ऐड जारी हुए हैं, उसमें तो ये बताया गया है कि बच्चों के लिए मदरसे बनेंगे, उसी सोसाइटी में आपको मस्जिदें भी मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सी सोसाइटी ऐसी होती है वहां मस्जिदें नहीं होती हैं, तो मुस्लिम जब अगर वहां दिक्कत होती है, तो ये बताया गया। नहीं, बहुत अच्छा। नहीं, मैंने भी वो ऐड देखा है। उसमें कह रहा है आपको अपने वैचारिक लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा, हलाल सर्टिफाइड माहौल मिलेगा, शरीयत क्या बोलते हैं, शरीयत कॉम्प्लायंसेस के पालन किए जाएंगे, और बाद में चुपके से 3 और अच्छी बातें भी डाल दी कि एक मस्जिद भी हो जाएगा, बुजुर्गों का सम्मान भी होगा। तो वो जो लिस्ट गिना रहे हैं उसमें 5 बातें कुछ और है। अगर सब कुछ खराब कहेगा तो फिर कौन लेगा? तो उसमें बीच में डालनी होती है ना, बुजुर्गों का सम्मान होगा वहां पे। अब बताइए कि ये भी बता दे वहां पे कि क्या शरीयत के अनुसार शादियां होंगी? एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ मैरिज होगी क्या? वहां पे बाल विवाह होगा, या 3-4 पत्नियां रखने की परमिशन होगी? ये होगी या नहीं? ये सभी तो ये करना चाहिए ना क्लियर। और जब देश में कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत चलता है, तो फिर शरीयत कानून के तहत वो सोसाइटी और टाउनशिप कैसे हो सकता है? कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं है? तभी तो विरोध है या नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी? कौन कर रहा है विरोध? कहां कर रहा है कोई? प्रियंका संजय निरुपम महाराष्ट्र में कर रहे हैं। संजय निरुपम की तरफ से भी ट्वीट आया इस पर, उन्होंने विरोध किया, खुला बोला है कि ये विज्ञापन नहीं, विश्व विज्ञापन है। इस तरीके के विज्ञापन नहीं तो ठीक, सोसाइटी सरकारें क्या कर रही है? सरकारें क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश की इकलौती सरकार क्यों है ऐसी कि जिसने बैन किया इस पे? बाकी क्यों नहीं कर पा रही है? कितने धंधे का कितना पैसा पहुंचता है ये भी तो बताए। इसका मुझे फायदा कोई अगर बता देना तो मैं मान लूं उसको। एक फायदा गिनाते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि बिना हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते, तो इंडिया के व्यापार पे तो वो उनको भेज दो आप। भारत में हलाल अगरबत्ती, हलाल परफ्यूम, हलाल कपड़े, हलाल जूते, हलाल बेडशीट, हलाल घर, हलाल ये क्या है ये? और ठीक है मुस्लिम के अनुसार वो होगा, तो कोई ये भी तो पूछ सकता है कि हम हिंदू क्यों हलाल जूते पहने, हम हलाल कपड़े क्यों पहने, हम पे क्यों ये लागू, हमारे मंदिरों में ये हलाल अगरबत्तियां क्यों जले? पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? जब कोई घर से सामान खरीदने जाता है, पढ़ा लिखा इसको पता कि राशन की दुकान में हलाल है या नहीं है, इस पर कहां लिखा है कहां नहीं, कहां चेक करें? पर बेचारे का एक पैसे का एक हिस्सा तो चला जाता है। 10 रुपए की अगरबत्ती होगी, 1 रुपया चला जाएगा वो हलाल के लिए मौलानाओं के पास, उसका तो जा रहा है ना, पर उसको पता नहीं, इग्नोरेंट है वो। कोई भी प्रोडक्ट होता है ना तो उसके पीछे का देख लीजिएगा, और ऐसे ऐसे प्रोडक्टों के पीछे हलाल सर्टिफाइड लगाया हुआ है ना, भारत सरकार को ये करना पड़े, और बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 1973 तक नहीं हलाल सर्टिफिकेशन था तो इस देश में मुसलमान नहीं थे क्या, या शुद्ध नहीं थे, वो प्योर मुस्लिम नहीं थे, या हिंदू नहीं रहते थे, या सिख नहीं रहते थे? 73 के बाद ही मुसलमान पैदा होना शुरू हुए क्या? और चलिए खाने का तो समझ में आ गया, 1993 के बाद से ही मुस्लिम महिलाएं
ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगी, क्या उससे पहले नहीं करती थी? तो वो क्या हो गई, नापाक हो गई थी। ये धंधा है और उस धंधे के जरिए फंडिंग हो रही है। फंडिंग किसको हो रही है मैं बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हलाल एक बार उसका जिन फिर से निकल आया है। अभी तक खाने पीने की चीजों को लेकर बवाल होता था कि हलाल है या नहीं है, और इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कदम भी उठाया, हलाल सर्टिफिकेट को बैन किया। उसके बाद अब केरल से लेकर महाराष्ट्र तक हलाल सोसाइटी वाला विवाद पनप गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए सोसाइटी अलग से बनाई जा रही है और उन सोसाइटियों का नाम रखा जा रहा है कि हलाल सोसाइटी है। वहां सिर्फ मुस्लिमों को एंट्री दी जाएगी, उनके रखरखाव, उनके रहने खाने पीने की हर व्यवस्था हलाल तरीके से होगी। विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। जी, एक आखिरी लाइन, हमने ही एनएमएफ न्यूज ने यह खबर ब्रेक की थी कि केरला के वायनाड के पास आईएसआईएस ने लीज पे जमीन लेकर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाया है और वो बड़ी ऊंची बाउंड्री है, आगे गार्ड रहता है, वहां आम मुस्लिमों को भी एंट्री नहीं। ये खबर मैंने 2 साल पहले ये ब्रेक की थी। वो हुआ ये था कि मलेशिया से पैसा गया सबसे पहले श्रीलंका, और श्रीलंका से पैसा आया वाया, देखिए वो कितने होशियार हैं, वो भाया क्रिश्चियन मिशनरी, वहां एक चर्च में ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी नाम आया था उस संगठन का, वहां से वो पैसा आया केरला। अच्छा। और केरला में पैसा क्या हुआ कि लीज पे जमीन खरीदी गई 90 साल के लिए, और उस जमीन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करके अंदर एक सोसाइटी बसाई गई जिसमें सेकुलर और लिबरल मुस्लिम्स तक अलाउड नहीं है, दूसरे रिलीजन का तो छोड़ दीजिए। उस सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को नहीं पता। ये खबर में ब्रेक थी 2 साल पहले। अच्छा। और ये खबर मेरी नहीं थी, ये खबर मेरी नहीं थी, वही का एक न्यूज एजेंसी था, उसने पहले खबर किया था, तब हमने किया था उसे। उसका क्या हुआ मुझे आज तक नहीं पता। महाराष्ट्र में हलाल सोसाइटी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अब सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है, कब इस पर एक्शन लिया जाता है, और जिस तरीके के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।